नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस विशेष समाचार बुलेटिन में स्वागत है। इस वक्त की खबरें हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया उसको संबोधित कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है, ये तो अनुमान लग गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू जो इस्तेमाल कर रहे थे, जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है। ये आज बड़ी खबर सामने आई और ये क्या दर्शाता है? जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। और इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो ये जो मजबूत ईमानदार सरकार है, ये जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये घबरा जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस प्रेस वार्ता में आने से पहले एक ट्वीट आया कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भी। जब मैं कहता हूं कि ये सब मिले हुए हैं जी, तो ऐसे ही नहीं कहता हूं। इस ट्वीट में एक पापी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दूसरे भ्रष्टाचारी से कैसे सहानुभूति रखता है, वो लिख रहे हैं, इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन साहब, इतना प्यार भ्रष्टाचारियों से, इतनी हमदर्दी। खून का रिश्ता नहीं है ये जो काली कमाई है, ये खून से गाड़ी है, ये रिश्ता वही है। तो कहा जाए ये रिश्ता क्या कहलाता है? काली पापी कमाई का रिश्ता है ये। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दौड़ के आए, मेरी तो मजबूरी है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मैंने भी किया है। आगे चल के अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो बाकी भ्रष्टाचारी भी इकट्ठे हो जाए। और ये लिखते हैं, हेमंत जी को जेल में डालने के 48 घंटे बाद ये जेएमएम को तोड़ने की कोशिश करते रहे। कल ये ऐसा है, मुझे, विजयन जी, स्टालिन जी को भी जेल में डाल देंगे। अरविंद जी, आपसे जब भी रूबरू होते हैं चैनल्स के माध्यम से, अच्छा लगता है कि तथ्यों पे बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जान गया है कि सबसे बड़ा पापी, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, जेएमएम वाले महान हैं जो टूटे नहीं। महान हैं। 352 करोड़ रुपए की काली कमाई से बीएमडब्ल्यू ली जाती है, उसका इस्तेमाल कर रहे, महान हैं। आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं, महान हैं। माइनिंग का घोटाला कर देते हैं, महान हैं। और क्यों कहते हैं महान हैं? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी को। यह बात अलग है, 1 साल होने को आ रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे थे। संजय सिंह 5-4 माह हो गए, उनको बेल नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं कुछ लेके आया हूं। ये सवाल बड़ी मजबूती से हम लोग यहां रखेंगे। 10 समन जिसने ठुकरा दिए, कानून का पालन नहीं किया, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और ईडी की रिमांड में है। उसको न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला है।
5 समन तक तो अरविंद केजरीवाल भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी लंबे लंबे लव लेटर जांच एजेंसी को लिख के कहते हैं तुम्हारा ये जो समन है ये इलीगल है, क्योंकि मैं ही न्यायालय हूं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही कानून हूं। वो कहते हैं इसको रिकॉल करो। लेकिन एक आदेश आया कल ईडी कोर्ट से, और यह दर्शाता है कि कानून की ताकत क्या है, और दूध का दूध और शराब की शराब हो जानी चाहिए। यह मेरे हाथ में है। अरविंद केजरीवाल जी से यह सवाल है, अरविंद जी इस आदेश के आने के बाद जहां न्यायालय ने आपसे कहा है कि आप 17 फरवरी को न्यायालय में पेश हों, ये किसकी अर्जी थी? ये ईडी की अर्जी थी। न्यायालय कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी इधर उधर की बात ना कर, सामने आ। और मैं इसमें से एक दो अंश जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यह करारा थप्पड़ है उस गाल पर जो कानून की अनदेखी करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। द कोर्ट सेज, एंड आई एम कोटिंग, by virtue of section 53 of the act, PMLA act, the respondent of the summons, the proposed accused, ये शब्दावली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है। The proposed accused was legally bound to attend in person in pursuance of the same, but purportedly he failed to do so. क्या सारांश आया? संविधान की शपथ ली अरविंद केजरीवाल ने, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। और वो व्यक्ति हमारे देश के कानून की अनदेखी करता है जब उसका कर्तव्य था, यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईडी के समक्ष पेश होके सारे मुश्किल सवालों के जवाब दे। भ्रष्टाचार किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। और इसके साथ एक अहम टिप्पणी और करी गई है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष ईडी ने रखे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 174 आईपीसी, किसी पब्लिक सर्वेंट का आदेश का पालन ना करना, यह भी एक ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में। प्रथम दृष्टया आप इसके भी दोषी हैं, यह भी इसमें स्पष्ट लिखा है। और अंत में आदेश दिया है जो मैंने बताया, 17 फरवरी कृपया करके न्यायालय के सामने आए। अब यह दर्शाता है 352 करोड़ धीरज साहू, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस पार्टी का कोई सामी नहीं है। एक एक पाई जनता की जब तक वसूल नहीं लेते, चूस नहीं लेते, तब तक इनको शांति नहीं पड़ती। लेकिन इनका जो आपसी नेटवर्क है, जो भाईचारा है भ्रष्टाचारियों का, उसको उजागर आपके समक्ष कर रहे हैं। ये 352 करोड़ रुपए तो केवल एक झांकी थी, बाकी तो बहुत कुछ था। ये जो BMW आई, उसमें महंगी गाड़ी है, बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हेमंत सोरेन, दूसरे भ्रष्टाचारी। तो तार जुड़ गया। कांग्रेस की काली कमाई जेएमएम तक आई, जेएमएम हेमंत सोरेन इस्तेमाल करते हैं, उनको बचाने अरविंद केजरीवाल कूद आ जाते हैं। मेरे साहब हेमंत सोरेन कितने पवित्र हैं, उनको परेशान कर रही है ईडी। और अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको हाल बताया, जो खुद एक भगौड़े हैं, जो ईडी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, थरथर कांप रहे हैं। लोग बताते हैं सर्दी में पसीना आ जाता है समन देखते हैं, और सपने में उनके आते हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। भाई आप कब आओगे, हम इंतजार कर रहे हैं। 1 साल
मनीष सिसोदिया बेल नहीं हुई, संजय सिंह 4 महीने इंतजार नहीं करेंगे। किंगपिन बाहर है और दूसरे खिलाड़ियों को फंसा दिया। और इसी के साथ बात अगर आई संजय सिंह की, तो एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी को कहीं किसी ने देखा है? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या उत्तर दिया कि किंगपिन है वो शराब घोटाले के, किस नशे में मस्त हैं? जनता पूछ रही है दिल्ली की। 1 साल मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह 4 महीने से जेल में। आपको ईडी कह रही है आके प्रश्नों के उत्तर दो, आप थर-थर कांप रहे हैं, जा नहीं रहे। अगर निष्कर्ष निकले इस प्रेस वार्ता का, तो यही कहा जाएगा ये सारे भ्रष्टाचारी, और इसमें पार्था चैटर्जी टीएमसी के बाकी हैं, तमाम और लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया ये सोचकर कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। आज जब ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और न्यायालय तय कर रहा है कि जो आरोप लगे हैं, जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, प्रथम दृष्टया वो मजबूत हैं कि नहीं है, तो हर बार जीत ईमानदारी की हो रही है। जो लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं उस विचारधारा की हो रही है। और किसी का अगर मुंह काला है तो वो भ्रष्टाचारियों का मुंह काला है। और ये दुख की बात है कि संवैधानिक पदों पे बैठकर इन्होंने जनता की सेवा, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े समाज की सेवा, ये करना अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनका लक्ष्य था आया हूं तो तुम्हारा 1-1 रुपया लूट के जाऊंगा। और इसीलिए जब इन पे आज कार्रवाई हो रही है तो देश की जनता, स्वाभिमानी जनता है, उसको हर्ष महसूस हो रहा है कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में देश की कमान है जो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेगा नहीं, और जांच एजेंसियां निडर होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। धन्यवाद। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है वो किसी ईमानदार जांच एजेंसी पर ऐसी टिप्पणी करे, खासकर तब जब सारे कोर्ट ऑर्डर्स मैंने आपके समक्ष रखे, इसके अलावा भी हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज भारत के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब यह आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए और जो देश की जनता के लिए रुपया है वो देश की जनता तक पहुंचे। जो बिचौलिया, जो कमीशनखोर, जो किंगपिन, जो कट्टर बेईमान इस तरह की हरकत करे, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े। हरीश खुराना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? धन्यवाद प्रत्युष भाई। आदरणीय गौरव भाटिया जी। तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधे तौर पर गौरव भाटिया ने आरोप लगाया इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि वो सीपीएम के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, केरल की सरकार के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात ईडी की कर रहे हैं, सीबीआई की कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरोपों का एक बड़ा पुलिंदा जो है बीजेपी ने साफ तौर पर विपक्षी सरकारों और विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल पर लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की बात तो छोड़िए, जो अदालत है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल अदालत में हाजिर हों। फिलहाल बात करेंगे अपने
इस खास कार्यक्रम इस वक्त की। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम आज विशेष तौर पर बात करेंगे कि हमारे साथ में जो प्रमुख विषय हैं आज के, उनमें है एक जिसकी बात करें वो प्रमुख विषय है। सबसे पहले बात होगी आज जो श्वेत पत्र लाने की बात कही जा रही है संसद में, आखिर उसके पीछे की क्या है सियासत, क्यों ये लाया जा रहा है और क्या सिर्फ आर्थिक मामला है या जो इसके पीछे का जो पूरा भ्रष्टाचार पिछले 10 वर्षों में यूपीए के शासनकाल में रहा है उसको लेकर आना चाहती है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। इसके विरोध में जो ब्लैक पेपर आ रहा है उसके पीछे की क्या सियासत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है, जो समान नागरिक संहिता है, आखिर इससे क्या कुछ फायदा होगा और विशेष तौर पर महिलाओं को क्या कुछ फायदा होगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। और नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो पॉलिटिक्स है वो क्या कुछ है, उसके पीछे की क्या कुछ पूरी सियासत है, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, कहा देश की प्रगति पर काला टीका है ब्लैक पेपर। पीएम ने राज्यसभा में सांसदों की विदाई भाषण में मनमोहन सिंह का भी किया जिक्र, कहा लोकतंत्र की जब चर्चा होगी याद किए जाएंगे मनमोहन सिंह। सरकार आज संसद में लाएगी श्वेत पत्र, 2014 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का होगा जिक्र। पिछले 10 वर्षों के दौरान तेज गति से आगे बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था का भी होगा जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा भक्ति की चेतना एक सकारात्मक प्रभाव, भक्ति से जुड़े रहना भारतीय परंपराओं से जुड़े रहना जैसा। आर्थिक भेदभाव के आरोपों के साथ केरल सरकार का दिल्ली में धरना, कल कर्नाटक सरकार ने जंतर मंतर पर दिया था धरना। बीजेपी का आरोप, कुप्रबंधन और फ्रीबी ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को पहुंचाया है गहरा सदमा, उत्तर दक्षिण को बांटने की कांग्रेसी सियासत का हिस्सा है यह धरना। और पाकिस्तान की आवाम नई सरकार चुनने के लिए कर रही है मतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। आम चुनाव के दौरान देश में मोबाइल सेवाएं बंद। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कांग्रेस का धरना है और जो दूसरी पार्टियों का धरना है वो आर्थिक नहीं सियासी मोर्चा है। दरअसल इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के 10 वर्षों से के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है और इस श्वेत पत्र के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में क्या कुछ आर्थिक कुप्रबंधन रहा। मोदी सरकार इस श्वेत पत्र के जरिए अपने और यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन पेश करेगी। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए के सत्ता छोड़ने के बाद देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर किया जाएगा। यूपीए सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार का हो सकता है लेखा जोखा। मौजूदा सरकार कैसे भारत की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई है, ये प्रमाणित तथ्यों के आधार पर बताया जाएगा। श्वेत पत्र दरअसल किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वेक्षण या अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है और उसमें जो ज्ञात प्रमाणित तथ्य हैं उसके जरिए चीजों को लाया जाता है। आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में सरकार या किसी संस्था की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार करने के लिए सुझाव जैसे विषय होते हैं। वहीं यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस एनडीए सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे इसको पेश कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार पर राज्यों को धन हस्तांतरण करने में भेदभाव का आरोप लगाकर कांग्रेस ने एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के राज्यों में पार्टी के बढ़ते प्रभाव से, दक्षिण के राज्यों में पार्टी के बढ़ते प्रभाव से बौखलाकर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की सियासत कर रही है। जबकि सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कह चुकी हैं कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है, इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है।
कर्नाटक और केरल के संदर्भ में भेदभाव के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए दोनों राज्यों को आवंटित किए गए धन का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया है। 15वें वित्त आयोग ने किसी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की है, जबकि कर्नाटक को 6,279.94 करोड़ रुपए का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है 50 साल के लिए। यूपीए की तुलना में वर्तमान सरकार ने कर्नाटक को अधिक केंद्रीय सहायता दी है, यह बात समझने की है। उसके बावजूद यह धरना प्रदर्शन क्यों? एनडीए के 9 वर्षों में कर्नाटक को केंद्रीय सहायता के तौर पर 2.08 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि यूपीए के कार्यकाल से अनुदान की तुलना में 243% अधिक है, यानी 2.5 गुना ज्यादा दिया गया है। उसके बावजूद धरना दिया जा रहा है। सीएम के आर्थिक सलाहकार ने खुद कहा था कि 5 गारंटियां राज्य सरकार पर भारी पड़ रही हैं। वहीं केरल को लेकर भी भाजपा ने तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब देकर केरल सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% की। यूपीए काल में केवल 32% थी, यानी 10% इसको रेज किया है वर्तमान एनडीए सरकार ने। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया। – 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता 70,838 करोड़ थी, जबकि 2017 से 22 के बीच में मोदी सरकार ने लगभग 3 गुना अधिक 2,29,884 करोड़ रुपए की सहायता दी। केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के 10 वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है, और इसके पीछे की सारी सियासत जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से रहेगा ये पूरा मामला। तो आखिर क्या है ये दरअसल पूरा मामला, इसको समझने की जरूरत है, और क्या कुछ कहा है इस पर लोगों ने, ये भी समझने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर ब्लैक पेपर जो लाने की बात कही है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं, और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। तो कहा वक्त नहीं दिया जाता है, इसलिए ब्लैक पेपर लेकर आना चाह रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश पिछले 10 वर्षों में समृद्धि के नए नए शिखर बना रहा है, इसलिए उसको नजर न लग जाए, काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए सुनते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। जबकि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने ब्लैक पेपर को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर। लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उम्मीद की जाए? प्रधानमंत्री ने अपने दोनों सदनों के भाषण में एक एक चीज आंकड़ों से रखा है।
श्रद्धामना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक एक आंकड़े से रखे हैं। इतना कुछ सुनने पर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं सुनती है तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने काले कपड़े के साथ साथ आंखों पे पट्टी भी लगाई है तो हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही शून्य होती जा रही है लेकिन वोट बैंक में आकंठ जकड़ी हुई है और ब्लैक डीड की बात करती है तो करने दीजिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महाजन, जो इसकी सियासत है उसकी बात अलग कर दें और ये आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये जो व्हाइट पेपर लेकर आया जा रहा है क्या औचित्य होता है इसको, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, और दूसरी बात ये भी समझना चाहेंगे जो फाइनेंस कमीशन की बात कही जा रही है कि किस तरह से जो राज्यों को धन आवंटित किया जाता है, क्या कुछ तरीके होते हैं उस पर। तमाम जो सिलसिलेवार जवाब है वो तो मंत्रियों की तरफ से दिया ही गया है कि कब कब कितना कितना पैसा दिया गया, लेकिन ये दिया किस तरह से जाता है ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, जहां तक श्वेत पत्र की बात है, एनडीए सरकार 2014 में जब आई और उस समय जो देश की आर्थिक स्थिति थी, इन्फ्लेशन चरम सीमा पर थी, बैंकों के एनपीएस लगातार बढ़ रहे थे और ये भी ध्यान में आया था कि पिछले 5 सालों में 5 गुना ऋण दे करके किस प्रकार से अपने लोगों को वो ऋण दिए गए थे, अपने चहेतों को दिए गए थे और जो वापस आने वाले नहीं थे। ऐसे में जो बैंकों की स्थिति थी उसके बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में श्वेत पत्र उस समय भी लाया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने ये तय किया कि पहले इन सब चीजों में सुधार किए जाएंगे। जैसा कि पहले भी कहा गया कि बहुत सारे खड्डे थे जिनको भरना था और उन सब खड्डों को भरते हुए जिस प्रकार से देश को की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया गया, आज हमारी पिछले कई सालों से जब से कोविड समाप्त हुआ है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के आसपास बनी हुई है। इन्फ्लेशन लगातार 2014 से लेकर अब तक यदि हम पूरा आंकड़ा लें तो 5.6% की इन्फ्लेशन है, जबकि यूपीए के कालखंड में 8.6% की इन्फ्लेशन थी जी। उसी प्रकार से देश जो है वो एक फ्रेजाइल 5 की स्थिति में आ गया था। आज वो सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसका शुमार होने लगा है। तो ऐसे में ये एक उचित समय है ताकि आम जनता के बीच में इस विषय को बताया जाए कि यूपीए के कालखंड में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी और अभी आर्थिक स्थिति कैसी है और उसके लिए जो प्रयास किए गए हैं उनको भी रेखांकित करके आम जन के बीच में ये विषय लाया जाए। इसलिए ये श्वेत पत्र का जारी किया जाना इसलिए औचित्यपूर्ण महसूस होता है क्योंकि कई बार लोगों को ये बताया जाता है और कुछ भ्रम भी पैदा किए जाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब ये बताया जाएगा कि उस शासनकाल में महंगाई 8.6% एवरेज थी, अभी 5.6% एवरेज है। बताया जाएगा कि किस प्रकार से बैंकों की बदहाली हुई जिसके कारण एनपीएस बढ़े, जिसके कारण ऐसी भी स्थिति आ गई, एक समय ऐसा लगने लगा कि शायद हमारे बैंक जो हैं वो धराशायी हो जाएंगे और कैसे चलेगा देश। तो ऐसे में इस सरकार ने समझबूझ दिखाते हुए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि पिछली सरकार ने ये किया और उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, बताए बिना इस चीज को ठीक करने का प्रयास हुआ। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का बैंकों को मदद दी गई। वो मदद भी कैसे थी कि बैंकों से ही उधार लेकर के उन्हीं की कैपिटल को आगे बढ़ाया गया, जिसको तो कैपिटल आगे बढ़ाते हुए उन बैंकों से उनके शेयर्स लिए गए उतनी मात्रा में जी। और आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ने लगी और बैंकों से जो, क्योंकि सरकार बैंकों की मालिक है, तो बैंकों से जो डिविडेंड आने लगा वो डिविडेंड इतना ज्यादा था कि सरकार का जितना भार उस पर पड़ने वाला था उससे कहीं ज्यादा।
और पिछले साल बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लगातार बैंकों को प्रॉफिट में लाते हुए और बैंकिंग व्यवस्था को ठीक करते हुए और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करते हुए उनके समय में 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया था, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से धराशायी ठप हो गया था। ऐसी सब बातों को, ग्रोथ को लेकर के, बैंकों को लेकर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, बाकी तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाना जरूरी है। इसलिए ये श्वेत पत्र की बात कही। दूसरा विषय आपने जो कहा, जी जी जी, जरा संक्षेप में बताइएगा दूसरा विषय। हाँ, जी जी, दूसरा विषय जो आपने बताया कि जो राज्यों को पैसा जाता है, देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको वित्त आयोग कहते हैं। हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग बनाया जाता है। 15वां वित्त आयोग की जो 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी, उसके आधार पर जो राज्यों का शेयर तो 32% से बढ़ा करके केंद्रीय टैक्सों में उसको 42% किया गया, यानी पहले से ज्यादा पैसा दिया गया। लेकिन उस ज्यादा पैसा देने का पीछे मकसद यह था कि जो राज्य हैं अपनी स्कीम्स को चलाएं, लेकिन राज्यों ने अपनी स्कीम्स को और बेहतर बनाने की बजाय ज्यादा फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या उत्तर के राज्य हों या कहीं के भी, सब जगह फ्रीबीज का एक तांता लग गया। जी, और उसकी वजह से जो राज्य की आर्थिक बदहाली हुई दरअसल, जी, ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स या वित्त मंत्री का कोई रोल नहीं होता है। जो संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत जो जिस फार्मूले के तहत राज्यों को पैसा जाना होता है, वो फार्मूले में वहां का डेवलपमेंट होता है, वहां की पॉपुलेशन होती है, वहां का एरिया होता है। उस फार्मूला के आधार पर कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब राज्य हैं, जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, जैसे बिहार है उसको ज्यादा पैसा जाता है, उत्तर प्रदेश है उसको ज्यादा, बहुत सारे दरअसल मानक होते हैं जिनके आधार पर पैसे दिए जाते हैं। और जो फाइनेंस कमीशन है वो इन चीज़ों को देखता है। वित्त मंत्री की सीधे तौर पर इसमें कोई भूमिका नहीं होती, इस बात को बार बार बताया गया। बहुत शुक्रिया अवधेश नौटियाल जी हमारे साथ इस पूरे माफ़ कीजिएगा उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 जो कि एजेंडे को लेकर उलझा है विपक्षी गठबंधन, आखिर किस तरह से ये विपक्षी गठबंधन उलझा है और क्यों उलझा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के 10 साल का ब्लैक पेपर लाकर मोदी सरकार के व्हाइट पेपर का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन आनन फानन में यह कोशिश तब हुई जब सरकार ने यूपीए के 10 साल का लेखा जोखा पेश कर दिया। जब उसकी 10 साल का लेखा जोखा पेश करने की बात हुई और यह हुआ कि व्हाइट पेपर आएगा, तब यह बात सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कि काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो भी देखने का मौका मिला है और अच्छे काम में काला टीका लगाया जाता है। तो क्या इंडी गठबंधन एजेंडा लपकने के लिए संघर्ष कर रहा है? कल दिल्ली के जंतर मंतर पर सिद्धारमैया अपने पूरे कैबिनेट के साथ धरने पर बैठे। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धरने पर है। कर्नाटक सरकार की तरह केरल सरकार का भी आरोप विपक्षी राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव का है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने आवंटित राशि में भेदभाव का आरोप लगाया है और जिस पर सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कितना कितना धन कब किसको दिया गया। लेकिन केरल के वामपंथी सरकार के धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल का रोना ईडी को लेकर था। तो ये समझने की जरूरत है कि अपनी अपनी सियासत किस तरह से चमकाने की कोशिश की जा रही है और अपना अपना जो दर्द है वो बयां किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी कल हेमंत सोरेन को उसने जेल में डाल दिया, अब निशाने पर हम सभी विपक्षी नेता हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की जांच विपक्ष के लिए एजेंडा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की जांच का समर्थन करते हैं। कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच को सही कदम मानती है। केरल में कांग्रेस पार्टी विजयन सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाती है। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को उत्तर की पार्टी बताने का नैरेटिव तेज किया है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी सिर्फ उत्तर के राज्यों में है और यह बताने की कोशिश हुई कि बीजेपी सिर्फ उत्तर के भारत में दम दिखा सकती है। यह दक्षिण में बीजेपी की अच्छी पैठ को नजरअंदाज करने की कोशिश है। दरअसल वो एक कहीं ना कहीं जो भय है वो ये एजेंडा चलाने पर मजबूर करता है। लेकिन हमारा टैक्स हमारा पैसा का स्लोगन देकर कांग्रेस पार्टी ने
उत्तर दक्षिण में एक गहरी खाई डालने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कल राज्यसभा में कहा कि आजकल देश को तोड़ने वाली भाषा बोली जा रही है, राजनीतिक फायदे के लिए नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को तोड़ने की कोशिशों पर अफसोस जताया कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा, हमारी वैक्सीन, तुम्हारी वैक्सीन, हमारा कोयला, हमारा पानी, इस तरह की जो भाषा है वो अफसोसजनक है। तो क्या ये भाषा बोली जा रही है उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश बंद होनी चाहिए, ये पीएम ने कहा कि ये क्या भाषा बोली जा रही है। जानकार मानते हैं कि देश को साथ लेकर चलने की जिन राजनेताओं की जिम्मेदारी थी, वे सत्ता के लालच में गठबंधन को भी साथ लेकर नहीं चल पाए। अपना अपना लालच, अपना अपना सत्ता का जो स्वार्थ है वो सामने नजर आ रहा है। 28 दलों के इंडी गठबंधन में टूट जारी है। राहुल गांधी पीएम मोदी की जाति ढूंढ रहे हैं, वहीं जाति गणना के नायक और ईडी गठबंधन के सूत्रधार एनडीए के साथ हो लिए हैं। जयंत चौधरी इंडी से नाता तोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी कांग्रेस को 40 सीटों के अंदर सिमटने का दावा कर रही हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के 100 दिन से कम रह गए हैं और विपक्ष में एजेंडा ढूंढने की जद्दोजहद जारी है। फिर मोदी के विकसित भारत की गारंटी के सामने विपक्ष का क्या एजेंडा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एजेंडा अभी भी ढूंढा ही जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश की संविधान, लोकतंत्र की मर्यादा को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी, इतना थोड़ा काम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान, लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी अब इनका एक नया हथियार बन गया है। किस तरह से वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए ये भी सुनते हैं। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था, मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं, फिर ये केस बनाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे साथ में निजाम फौजदार जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में विनोद मिश्रा जो हमारे संपादकीय सलाहकार हैं वो भी जुड़ेंगे, और जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो थोड़ी देर पहले जुड़े थे, कुछ तकनीकी कारण की वजह से वो फिलहाल उनका जो कनेक्शन है वो कट गया है, लेकिन उनको जोड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे निजाम फौजदार जी आपके साथ में। निजाम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी सियासत जिसको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर आमने सामने हैं दोनों दल, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन दरअसल ये आर्थिक मोर्चा नहीं है, ये एजेंडा ढूंढने की कवायद है, ऐसा कह रही है बीजेपी। क्या कहेंगे आप?
देखिए, बीजेपी का नैरेटिव ये है कि यहाँ से टोपी निकालें और वहां टोपी पहना दें। उनका कहना है कि सीतारमन कहती हैं कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं फाइनेंस कमीशन से कितना आता है कितना जाता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम और मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास कितना आता है कितना जाता है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाने का जो स्मारक उन्होंने स्थापित किया है, उसका जवाब कौन देंगे? ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 केजी चावल या अनाज देते हैं, उसका उस नमक का हमें हिसाब देना चाहिए, हमें उसका नमक का कहते हैं कि ये मेरी देन है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कर्नाटक में 28,000 फैक्ट्रीज हैं और यूपी में सिर्फ करीब 20,000 और बिहार में करीब 2,000 फैक्ट्रीज हैं बिहार में, और हर जगह जो कहते हैं कि नॉर्दर्न बेल्ट में इन्होंने भारत को विकसित क्यों नहीं किया, भारत को विकसित करने में इनकी कौन सी विफलताएं हैं। इन्होंने भारत को विकसित बनाने की जो कहते हैं कि हमने बना दिया, 5 ट्रिलियन बना देंगे, 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी हमने बना दिया है, फिर से 3 बना देंगे। इस बनाने और लोगों के हाव स्वभाव और उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें कितना अंतर है, ये हमें जानना है। 80 करोड़ लोग लाभार्थी हो जाते हैं, लेकिन हम 5वां सबसे बड़ा आर्थिक देश है। हमें पूछना चाहिए कि जब साउथ इंडिया में पर कैपिटा इनकम करीब 2.5 लाख रुपए है, नॉर्दर्न स्टेट्स में 80,000 70,000 रुपए क्यों है? हमें ये पूछना चाहिए कि वहां पे स्कूल और कॉलेज, यानी कि आप नॉर्थ और साउथ का जो अंतर है, जो सियासत की बात कही जा रही है, आप भी उसकी बात कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ में अंतर क्यों है। और दूसरी बात, आपको दिक्कत इस बात की है कि 80 करोड़ लोगों को क्यों भोजन दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो क्यों दिया जा रहा है, आपको उससे परेशानी है? फिलहाल नहीं देना नहीं, हम नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों दे रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने ये स्थिति पैदा कैसे की कि आपको 80 करोड़ लोगों को 5 केजी चावल देने का, तो उसके लिए व्हाइट पेपर तो ला रहे हैं वो। चलिए, जयराम विप्लव जी इसका जवाब देंगे, व्हाइट पेपर तो लेकर आ रहे हैं। जयराम विप्लव जी ये कह रहे हैं कि दरअसल दक्षिण के राज्यों में 2000 जी निखिल भाई एक सेकेंड, 2014 से लेकर 2024 तक करीब 30 करोड़ लोगों को इन्होंने बिलो द पॉवर्टी लाइन उन्होंने धक्का देकर उनको नीचे पाताल में पहुंचा दिया है। अच्छा, ये आंकड़ा आप लेकर आए होंगे। दरअसल ये आंकड़े जो है, ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं जनाब? ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं निजाम फौजदार जी, ये आप जरूर बताइएगा। ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं ये जरूर बताइएगा। लेकिन जयराम विप्लव जी को जोड़ेंगे। जयराम विप्लव जी, ये जो आंकड़े हैं, चलिए आपको फिर जोड़ेंगे, आपको फिर लाएंगे निजाम फौजदार जी। जयराम विप्लव जी, ये जो जिन आंकड़ों के साथ में आए हैं, दरअसल मेरा ये कहना था कि एजेंडा की तलाश में है जो विपक्षी दल है कांग्रेस समेत। इनका कहना है नहीं जी, जो दक्षिण का विकास है वो अवरुद्ध हो गया है, जो उत्तर दक्षिण है उसमें एक गहरी खाई आ गई है, और ये 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान हुआ, पहले बिल्कुल सब ठीक ठाक था। देखिए, सबसे पहले तो इनको समझने की आवश्यकता है कि ये जो लाभार्थियों की बात वो कर रहे हैं, वो विशेष परिस्थिति कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई, और उस दौरान जब पूरी दुनिया भुखमरी के कगार पर थी, गरीबों का चूल्हा नहीं जल रहा था, लोगों ने अपने नागरिकों को, अनेक बड़े बड़े देशों ने उनकी हालत पर छोड़ दिया था, तब भारत की सरकार ने मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, और आज भी उस योजना को कंटिन्यू रखा है, ताकि जो बीपीएल से ऊपर लाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल में हुआ, जिसका असर आज 25 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और उस बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उस आंकड़े को प्रस्तुत किया गया है। बीच में अरे ये राहुल गांधी पप्पू वाला आंकड़ा नहीं है, सुन लीजिए, ये IMF का आंकड़ा है। आप बीच में अगर बोलेंगे, नहीं, देखिए ऐसा ना, एक एक करके बोलिए। निजाम फौजदार जी, गलत बात। निजाम फौजदार जी, आपसे 30 करोड़ का आंकड़ा जो आपने दिया था वो भी आपसे नहीं पूछा गया,
वो 30 करोड़ का आंकड़ा आपसे नहीं पूछा गया। आप जब पूछना होगा तो आपकी बारी आएगी तो पूछिएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। जयराम विप्लव जी, आप अपनी बात जारी रखें। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा जयराम विप्लव जी की आवाज केवल रखें। जी, निजाम फौजदार जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। चलिए, देखिए, मैं उनकी बात, यही तो है, हम अगर श्वेत पत्र ला रहे हैं तो आप लाइए ना, काला पत्र लाइए, लाल पत्र लाइए, पीला लाइए, जनता तय करेगी किसके पत्र में सच्चाई है। और मैं जो आंकड़े दे रहा हूं ये आईएमएफ से लेकर के भारत के सरकार के विश्वसनीय आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो आज अगर लोगों को अनाज दिया जा रहा है तो उनका जीवन स्तर और ऊपर उठ रहा है। अनाज की चिंता से मुक्त होकर उस पैसे को वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में खर्च कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दों पर। इनका मुद्दा क्या है? देखिए, एक एक करके फेल हो गए। तो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इन्होंने, कोई आरोप चस्पा नहीं कर पाए। इन्होंने अब एक मुद्दा पकड़ लिया है ओबीसी को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के। तो 4 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में इन्होंने चुनाव में उस पे मुद्दा उठाया और हार का सामना किया। अब इनको लग रहा है कि एकमात्र लक्ष्य है उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई को पैदा करें, और भारत में इस लड़ाई को जो वामपंथियों ने इसको खाद पानी देकर पाला पोसा बड़ा किया था, द्रविड़ वर्सेस आर्य की लड़ाई, आर्य बाहर से आए थे, दक्षिण उत्तर, और अब इस लड़ाई को इस कदर ये ले जाना चाहते हैं ताकि शायद इनको सफलता मिले। लेकिन आज ही का खबर देख लीजिए ना, टीडीपी को लेकर मीडिया में क्या खबर चल रही है, आज उत्तर भारत में जयंत चौधरी को लेकर क्या खबर चल रही है। तो ये इंडी अलायंस के एक एक साथी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी वो विश्वसनीयता क्यों नहीं बना पा रहे? ठीक है, आज इनके ऊपर कोई विश्वास करता है आपको क्या? पॉइंट आ गया, भारत की जनता आपका पॉइंट आ गया विश्वास जयराम करती है विप्लव जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। विनोद मिश्रा जी, आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपके पास आऊंगा निजाम फौजदार जी। विनोद मिश्रा जी, ये जो बात हो रही है कि आर्थिक मोर्चे पर आमने सामने, दरअसल आर्थिक मोर्चे के बहाने ये जो एजेंडा ढूंढने की कवायद है, यही इसी सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है कि एजेंडा ढूंढने की कवायद है, सचमुच आर्थिक मोर्चे जैसी कोई चीज है? मैं पहले निजाम साहब के ही इस पे आता हूं। निजाम साहब जो अभी डेटा प्रस्तुत कर रहे थे, तो ये निखिल देखिए, 100 दिन से कम ही रह गए हैं चुनाव में, और ये पूरे इंडिया अलायंस के जो इंडिया गठबंधन है, जो अभी कह रहे थे, अभी बीजेपी पे वक्ता भी बता रहे थे कि आपके अभी तक अलायंस को तो आप साथ नहीं रख पाए, आप देश को कहाँ से एक साथ रख पाएंगे। इस मुद्दे को लेके समझने की ज़रूरत ये है कि आज का ही देख लीजिए कि डेटा जो बात ये प्रस्तुत कर रहे थे, तो राहुल गांधी अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ही जाति पे सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पार्लियामेंट में अपनी जात की बताई, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई तुम जो जात गिन रहे हो, जिस ओबीसी की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा ओबीसी यहाँ है। अब ये राहुल गांधी ये तर्क दे रहे हैं कि ये ओबीसी जाति जो प्राइम मिनिस्टर की है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद जब वहाँ मोदी चीफ मिनिस्टर थे तब उस जाति को लाया गया था। कमाल की बात यह है कि वो लोग जो लोग उनको ये डेटा दे रहे हैं, जो लोग ये नैरेटिव बता रहे हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि ये कांग्रेस के सरकार में लाया गया था, और कांग्रेस के सरकार में उस जाति को ओबीसी में रखा गया, तो पिछड़े वर्ग में रखा गया, और ये राहुल गांधी को नहीं पता। तो ये डेटा का जो ये मैनिपुलेशन है, तो ये सिर्फ है कि आप जो ये बड़ा बड़ा एजेंडा बना रहे हैं, वो एजेंडा आपकी क्यों नहीं टिक पा रही है। इसका पीछे का एक और तर्क सुन लीजिए कि अभी जो राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या वो ये बात जानते हैं कि अभी भी देश में 1931 ईस्वी की 31 का जो जनगणना था, वही जनगणना का कमोबेश जाति गणना का आधार बनाया गया। अब उस 1931 में 2000 के लगभग जातियां थी, मंडल कमीशन में आते आते 3500 के लगभग जातियां हूं। अब बिहार सरकार ने अभी जो जाति गणना कराई है, उस जाति गणना में 35,000 से ज्यादा जाति उपजातियां हैं। तो अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी जो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो वही भ्रम अभी आप ये देखिए कि कर्नाटक के जिस तरह सरकार, पूरी कैबिनेट, एक विधानसभा का सत्र वहां चल रहा था, और पूरी कैबिनेट यहां जंतर मंतर पे धरना पे बैठी हुई थी कि वो ये बताने के लिए देश में कि ये फाइनेंशियल एट्रोसिटीज है, वो नाम दिया था। उन्होंने हैशटैग बताया, देश के प्रमुख अखबारों में, हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में उसका बड़ा बड़ा इश्तिहार छपा था। तो ये बात शायद फैजदार साहब हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि 89 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज राज्यों पे है,
और राज्यों का कर्ज जो है उनके जीडीपी के अब कम से कम कई राज्यों का 40 से 50% के बीच में है। तो फौजदार साहब, अगर इस डेटा को आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है कम से कम उसको भी देख लीजिए, आरबीआई की रिपोर्ट को देख लीजिए। तो इसलिए कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको जो जवाब दिया था वहां पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वो इसलिए दिया था कि आप जो नैरेटिव कर रहे हैं, सत्ता के लिए इतनी जल्दीबाजी और इतनी अकुलाहट दिखा रहे हैं, तो इसका जवाब आपको देश देगा। और इसलिए दे रहा है कि आपके कोई अलायंस आप पे भरोसा करने वाला नहीं है। अभी की खबर मैं तुरंत का बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरा कोई भी अभी इंडिया गठबंधन से अलायंस नहीं है। उसने असम के लिए भी और पंजाब के लिए भी अपना पार्टी का, अपने सीट का उसने अनाउंस कर दिया है। तो आप बताइए कि जब आप जिस अलायंस के पीछे 4 महीने से पड़े हुए थे, इतने बड़े 4 बड़ी आपने समारोह और गठबंधन की बैठकें की थी, नतीजा उसका ये है, तो ये फॉल्स डेटा को लेके आप कौन सा नैरेटिव बना लेंगे? जी, फिलहाल इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो आर्थिक एजेंडा है क्या सचमुच उसको लेकर आमने सामने है, या नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसी कोई पॉलिटिक्स है। जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निजाम फौजदार कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। निजाम फौजदार, आपके पास आते हैं। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है उस पर भी जवाब दीजिएगा कि आर्थिक जो एजेंडा है दरअसल, उसके अलावा एजेंडा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है, और उसको समझने की जरूरत है। आप लोग तो भली बात समझ रहे हैं। नहीं निखिल साहब जी, ये जब 2014 में सरकार बदली थी, तब पूरे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लोन डेट था 55 लाख करोड़ रुपए। 10 साल में 155 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। इसका मतलब है कि एक साल में 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने डेट लिया है, जो हमने पिछले 65 साल में जो हमने कर्जा लिया था, इन्होंने आज उसका दुगना 10 साल में ले लिया है। ठीक है, वो व्हाइट पेपर आएगा, उसमें पता ही चल जाएगा। ठीक है, सुनिए, पता है, आप सबको पता है, ये तो नेशनल डेटा है, ये सरकारी डेटा है। इससे मैं समय असल में निजाम जी नहीं बल्कि बाकी पैनलिस्ट को भी मैं कहूंगा, समय नहीं है, इसलिए जल्दी खत्म करिए। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी,
पुराने अच्छे दिन वापस आएंगे, पुराने जो इनको बहुत महंगाई दिखती थी वही पेट्रोल 65-50 रुपए में मिलेगा, वही गैस जो पहले 350 रुपए में बिकता था आज भी इलेक्शन के बाद फिर 350-400 रुपए में बिकने लगेगा। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज ये बात है कि लोगों को इन्होंने लाभार्थी बनाने का जो जुर्म, जो पाप किया है, इस पाप की भरपाई, इसका पाप का प्रायश्चित कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, आइए जवाब ले लेते हैं। कौन प्रायश्चित करेगा? जयराम विप्लव जी ये कह रहे हैं कि जो लाभार्थी बना, बस आपका पॉइंट आ गया। समय बहुत कम है फौजदार जी, समय बहुत कम है, आपका पॉइंट आ गया। जयराम विप्लव जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। निखिल जी, यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का इन्होंने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही परिवार लाभार्थी बना रहे, नेहरू गांधी परिवार, तो बड़ा अच्छा। देश के 140 करोड़ लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचे, सबको घर नहीं मिले, सबको नल का जल नहीं मिले, सबको राशन नहीं मिले, सबको गैस कनेक्शन नहीं मिले, सबको बिजली नहीं मिले, ये सारे काम करके नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में लाभार्थियों का एक वर्ग खड़ा किया है। और उसको अगर ये पाप मानते हैं तो हम ऐसा पाप बार बार करेंगे और भारत की जनता इसे पुण्य समझते हुए नरेंद्र मोदी जी को हर बार अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। खड़गे जी ने जो कहा है, उनके मुंह में घी शक्कर, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। और सपनों में खोए रहे राहुल जी, उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ठीक है विनोद मिश्रा जी, ये दरअसल मैं फिर आपके पास आऊंगा और क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगा कि जिस तरह से ये हमने शुरुआत में कही कि दरअसल एजेंडा ढूंढने की बात कही जा रही है, लाभार्थी वर्ग, गरीब वर्ग, पीएम कहते हैं कि गरीबों का एक अलग क्लास है, और दरअसल जो जातिवाद की बात होती है, जो पिछड़ेपन की बात होती है, उन्होंने कहा कि कोई भी जाति गरीबी से ऊपर नहीं हो सकती और उन्हीं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले तो ईमानदारी से फौजदार साहब को इस बात को समझना चाहिए कि ये 10 साल से पहले भी सरकारें रही होगी। ये 70-75 साल हुए हैं इस देश के। जो डेवलपमेंट है उसमें अगर सबकी, सारे सरकारें की अपनी अपनी भागीदारी रही है, तो नाकामयाबियों में भी सारे सरकारें की अपनी भागीदारी रही है। ये सब कुछ इसी 10 साल में नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूं, जो फौजदार साहब अभी एजेंडे को लेके जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी पार्टी, राम मंदिर निर्माण और भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश की जो एक सांस्कृतिक चेतना, और पूरे देश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, ये सारे जितने भी पॉलिटिकल नैरेटिव थे, वो सारे नैरेटिव एक तरह से आप मान लें कि ये देश में खत्म हो गया है। तो भव्य राम मंदिर के में रामलला के प्रतिष्ठा के साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में कुछ इस तरह के एजेंडे नहीं बन पा रहे हैं जो सीधे सीधे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को चुनौती दे सके जी। अब इस चुनौती देने के इसमें आप ये इस तरह के उत्तर दक्षिण से लेके जाति, मजहब, धर्म, इधर उधर, तो आपको जनता पूछ रही है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। आप जो देश की मौलिक समस्या है, देश की समस्या पे जब आप आएंगे तो आपके ये सारे नैरेटिव बंद हो जाएंगे। तब आप एक ठोस एजेंडा पे लाए हैं। जब 5-10 साल के लिए मोदी सरकार ने आपकी पार्लियामेंट में बताया कि हम व्हाइट पेपर लाने जा रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर में आप ब्लैक पेपर लेके आ गए। अगर आप रियली कुछ इस इलेक्शन मोड में होते और तैयारी के साथ होते तो 10 साल पहले, क्या 2014 के बाद 2019 में भी आपको मौका मिला था, तब भी आप ब्लैक पेपर लेके आ सकते थे। लेकिन आप श्वेत पत्र लाने की बात जब मोदी सरकार ने की तो उसके 12 घंटे के बाद आप ब्लैक पेपर लेके आ गए। तो लोग समझ रहा है कि आप गोल पोस्ट जो चेंज कर रहे हैं इधर से उधर, तो आप लपकने की कोशिश एजेंडे को लेकर दरअसल विपक्ष कहीं ना कहीं उलझा है, अपनी अपनी सियासत है। निजाम फौजदार जी, वक्त बस इतना है और सभी को धन्यवाद दूंगा। निजाम जी, फौजदार जी आपको भी, जयराम विप्लव जी आपको भी, और विनोद मिश्रा जी आपको भी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।